गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नए टर्म्स सीखे थे। कुछ नए टर्म्स से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्लांट फाइबर्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे थे जो हमने पहले शायद नहीं सुना होगा और बुक में भी कहीं पे नहीं दिया हुआ था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक बार ये कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसमें ये सबसे पहला पॉइंट है कॉटन। कॉटन के बारे में आपने ऑलरेडी सब कुछ जाना ही हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता था। तो मैं बस एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। द कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब। अब देखो श्रब क्या होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी होती ही नहीं है, जिनमें वुड बिल्कुल ही नहीं होता है, इस तरह के पौधों को हर्ब्स बोला जाता है। उससे जो थोड़े से छोटे छोटे उससे थोड़े से जो बड़े पेड़ होते हैं जिनके ब्रांचेस ग्राउंड के पास से ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और जिसमें थोड़े बहुत वुड्स होते हैं, वुड मिल जाएगा, इस तरह के प्लांट्स को हम श्रब बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, लेमन ट्री, ठीक है, वो एक तरीके का श्रब है। अब इसके बारे में कह रहा है कि द कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया। ये देखो, इसको सही कर लेना, ये खादी है, ठीक है, KHADI, ठीक है। कई बार स्पेलिंग एरर हो जाता है। अ कोर्स हैंड वोवन क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन के बारे में ये सारा कुछ हमने पहले ही जाना हुआ है। कॉटन को ब्लैक सॉइल क्यों चाहिए होती है वो भी हमने जाना हुआ है, क्योंकि ब्लैक सॉइल ज़्यादा सॉइल या ज़्यादा वाटर कैप्चर कर सकता है, ज़्यादा टाइम के लिए अपने जो है अंदर कैप्चर करके रख सकता है, ठीक है। जल्दी से ये उड़ने नहीं देता अपने पास से। मॉइस्चर इसमें ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसकी ब्लैक सॉइल की, इसीलिए जो है कॉटन इस तरह के क्लाइमेट्स में ही उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कॉटन का जो प्रोसेस होता है वो हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, फिर से वही रीड आउट कर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले कह रहा है कि द कॉटन प्लांट हैज़ अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट called the cotton ball. The ball has seeds inside which are surrounded by cotton fibers. आगे कह रहा है when the cotton ball matures it splits open exposing the raw cotton fibers. The heat of the sun dries these fibers. After the fibers have dried the crop is harvested. तो क्या है कि जब कॉटन बॉल्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो वो बॉल्स फट जाते हैं, जो अंदर के फाइबर्स होते हैं बाहर निकल आते हैं। और वो पहले थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होता है और सनलाइट जैसे मिलता है वो मॉइस्चर जो है पूरा का पूरा सूख जाता है। जब पूरा मॉइस्चर हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। इस तरह का कुछ हार्वेस्टर वगैरह होता है, उससे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि वंस द कॉटन इज़ हार्वेस्टेड इट इज़ सेंट फॉर गिनिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था पहले कि इसमें जो है सीड्स को कॉटन फाइबर से अलग कर दिया जाता है। वेयर द फाइबर्स कॉल्ड लिंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। दिस सेपरेशन इज़ ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करेंट्स। रॉ कॉटन दिखाया हुआ ए में और बी में दिखाया हुआ है आफ्टर गेंड, जो कॉटन दिखेगा वैसा। तो पहले तो सीड्स थे थोड़े से डार्क कलर्ड, तो इस चक्कर में ये थोड़ा सा डल कलर का दिख रहा है। और सेकंड जो पिक्चर है बी पिक्चर, इसमें पूरा का पूरा वाइट दिखा रहा है क्योंकि फाइबर पूरे वाइट कलर के ही थे। लास्ट में कह रहा है द फाइबर्स आर क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। द फाइबर आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स टू फॉर्म कॉटन यार्न। The process of making yarn from fibers is called spinning. Yarn is then made into cotton fabrics by weaving. तो ये सारा कुछ हमने पहले डिस्कस किया, ये एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से बेनिफिशियल ही है कि जितना ज़्यादा आपका रिवीजन हो रहा है, जितनी ज़्यादा बार आप रिकॉल करोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा और उतना कम भूलने के चांसेस होंगे बाद में फ्यूचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूट के बारे में कह रहा है जूट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट।
फिगर 4.6 अगले स्लाइड में दिया हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ कि ऐसा करके कुछ दिखता है, और पहले भी हमने देखा हुआ है। इस स्लाइड में हम बाद में आएंगे, इसको पढ़ लेंगे वापस से, लेकिन पहले जूट को पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम क्लेई टू सैंडी सॉइल। कह रहा है कि जूट जो प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ख़ास स्पेशल टाइप का सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पास वैरायटी ऑफ सॉइल्स भी इसको काम चल जाता है, ठीक है। और उन वैरायटी ऑफ सॉइल्स में कौन कौन से आ रहे हैं, क्लेई सॉइल से लेके सैंडी सॉइल तक कोई सा भी चलेगा। अगला पॉइंट कह रहा है इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इन तीनों की जो मिक्सचर होता है सॉइल में, तो इस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल, ठीक है। तो लोमी सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल हो गया एंड क्लेई सॉइल होगा। तो किसी तरह का इस तरह के जो मतलब ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स हैं, इनमें से कोई सा भी अगर सॉइल में अगर जूट को बोया जाता है तो बहुत ही अच्छे से जूट उगता है, उसमें कोई भी कभी कमी नहीं आती, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट ग्रोज वेल इन रीजन्स वेयर इट रेन्स अ लॉट। अब देखो ये एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जूट के होने के लिए, कि किसी भी तरह की मिट्टी हो चलेगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बरसना चाहिए उस जगह पे, पानी इसको बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स हाई क्वालिटी जूट कम फ्रॉम बांग्लादेश। अब देखो ये एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे कोई पूछा कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी के जूट्स कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करता है, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली बोल सकते हो कि बांग्लादेश जो है वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जूट, वर्ल्ड्स हाई क्वालिटी जूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। अब ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बांग्लादेश मतलब ये सारे कंट्रीज़ को अगर आप ऑब्ज़र्व करो, ये सारे साउथ ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो ये आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो, साउथ ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर करके लोग जूट उगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूट प्लांट के बारे में कह रहा है कि द जूट प्लांट ग्रोज 6 to 10 feet in height and has no branches. The stem of the jute plant has a thick bark that has fibers inside. ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसे डिस्कस किया हुआ, बस मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट बाय रेटिंग। अब रेटिंग प्रोसेस भी हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये आगे डिस्कस भी किया हुआ है। कह रहा है jute fibers obtained from the bark of the plants are naturally glued together by a sticky substance. This sticky substance needs to be removed in order to obtain the fibers. Bundles of the fibers are dipped in water which rots the stems and separates the fibers. The process of rotting of stems of the plant in water to remove the sticky substance and separate the fibers is called retting. तो रेटिंग प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूड सब्सटेंस होता है उसको अलग करने के लिए सिंक किया जाता है। ये ढेर सारे ये होते हैं, जूट के प्लांट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनको डाल दिया जाता है और तब तक उसमें से नहीं निकाला जाता है, मतलब महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया। और जब पूरा का पूरा वो एक तरीके से रॉट होने लगता है, रॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है, ग्लू थोड़ा सा हटने लगता है, उसके बाद से हम उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेटिंग, ठीक है। आगे कह रहा है जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक जूट स्लीपर्स, हैट, कुर्ती, रोप, मैट एंड सैक फॉर पैकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स। तो आपने तो वैसे देखा भी होगा कि कई बार जहाँ पे धान वगैरह रखते हैं तो जूट के ही बोरे में रखा जाता है, या आलू वगैरह रखा जाता है तो जूट के ही बोरे में रखा जाता है। तो ये सारा कुछ आपको पहले से पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अदर यूज़फुल प्लांट फाइबर्स में। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो इस बुक में नहीं दिया हुआ था, तो आप थोड़ा सा केयरफुली इसको याद रखना है। देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स एज वेल। Coir is the fiber obtained from the outer covering of the husk of the coconut. तो जो कोकोनट का जो फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉयर बोला जाता है। यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन वाटर फॉर ए फ्यू मंथ। जैसे जूट्स को रखा जा रहा था कुछ मंथ्स के लिए, वैसे ही कोकोनट के ये जो वो होते हैं फाइबर्स होते हैं, इनको भी रखा जाता है, कोकोनट्स को, ठीक है, फ्यू मंथ्स के लिए रखा जाता है। द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विद वुडन मैलेट टू गेट द फाइबर। तो जब उसको वापस से बाहर निकाला जाता है पानी से,
तो उसको वुडन मैलेट से पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, सारे फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज स्पन एंड डाइड एंड इज रेडी फॉर वीविंग। कॉयर इज यूज्ड to make several household products like rope and floor covering and also as a stuffing in mattresses and pillows। तो कॉयर का कई जगह पे आप यूज़ देख सकते हो। वैसे बहुत ही ज़्यादा रफ़ होता है ये, लेकिन स्टिल अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है जिसके पास, मतलब ऐसे कॉयर तो बहुत थोड़ा रिलेटिवली सस्ता आता है, तो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो वो इस तरह के फाइबर्स यूज़ करता है ख़ास करके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जो उतने गरीब नहीं है फिर भी वो कई बार इस तरह के फाइबर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसका अपना अलग ही कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आगे कॉयर का ये देखो, ये जो फ्रूट है, फ्रूट के जस्ट बाहर वाला जो ये पार्ट है इसी को कॉयर बोला जाता है। ये इसी को बीट किया जाता है मैलेट से, इसके सारे फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो सिल्क कॉटन के बारे में मैंने पहले बोला हुआ था कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगले स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिल्क कॉटन का फ्रूट इस तरह का कुछ दिखता है, ये थोड़ा सा छुपा हुआ है। अगर आपको क्लियरली देखना है तो आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हो। कपोक ट्री जो होता है उसी से ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्क कॉटन के बारे में कह रहा है, सिल्क कॉटन इज़ अनदर प्लांट फाइबर दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए स्टफिंग इन पिलो, स्लीपिंग बैग एंड लाइफ जैकेट। अब देखो सिल्क कॉटन का यूज़ लाइफ जैकेट में भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। दिस फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री ऑल्सो कॉल्ड कपोक। तो कपोक ट्री से जो सिल्क कॉटन ऑब्टेन होता है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। द फ्रूट ऑफ द कपोक ट्री कंटेन्स फाइबर्स दैट आर लाइट एंड फ्लफी लाइक कॉटन। व्हेन द फ्रूट राइपन्स इट बर्स्ट्स ओपन रिलीजिंग द फाइबर। अब देखो इसका नाम इसके नाम के साथ में कॉटन क्यों जुड़ा, क्योंकि कॉटन के जैसे ही ये भी बर्स्ट ओपन करता है और ये भी कॉटन के जैसा फ्लफ़ी होता है और थोड़ा सा शाइन वगैरह ज़्यादा होता है, इसलिए शायद इसके साथ में नाम सिल्क भी जुड़ गया है। आगे अगला टाइप का जो प्लांट फाइबर है उसको कह रहा है हेम्प के बारे में क्या कह रहा है, हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर। तो हेम्प के बारे में आपने जान लिया। अब अगला है फ्लैक्स फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिनन सबसे इम्पॉर्टेंट फैब्रिक्स में से हैं, जो कई बार पॉलिटिशियंस का वैसे ये फेवरेट होता है और ये खास करके गर्मियों के मौसम में पहनना लोग प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होता है, गर्मी ये कम एहसास कराता है। फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। ठीक है, तो फ्लैक्स जो फाइबर होते हैं वो थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं और ये हमेशा हाई क्वालिटी चीज़ों को बनाने में ही काम में आता है। तो इससे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इसके बाद ये समरी दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो समरी को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता था। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना खुद से, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम बार बार रिपीट करते आए हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी कहीं किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछोगे बिना किसी झिझक के। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।